नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। हम ये विशेष कार्यक्रम लेकर के आए हैं, इजरायल और जो फिलिस्तीन का फिर से एक बार वार शुरू हो गया कहीं, उसको लेकर के। हमास ने हमला किया फिलिस्तीन पे, इजरायल पे अचानक, और कहा जा रहा है कि ये जो है मोसाद, जो उसकी खुफिया एजेंसी है इजरायल की, वो फ्लॉप हो गई, उसको पता नहीं चला। और इतना बड़ा हमला, दावा है हमास का कि हमने 7,000 से ज्यादा रॉकेट था। और खबर ये आ रही है, मीडिया रिपोर्ट ये है कि समुद्र के रास्ते और जमीन के रास्ते, दोनों रास्तों से हमास के लड़ाके घुसे फिलिस्तीन में, ये इजराइल में, और उसके बाद उसके शहरों को, उसके जो आर्मी पोस्ट से उस पर कब्जा कर लिया। कई सारे लोगों को मारा, सैकड़ों लोगों को मारा, कईयों को बंधक बना लिया, और पूरा देश स्तब्ध रह गया, इजराइल स्तब्ध रह गया। दुनिया में अब तो खबर फैली हुई है। और उसके बाद जो है अब जो है लगभग तैयारी इजराइल ने भी कर दी है। जाहिर है इजराइल जो है कैसे इसको बर्दाश्त करे, क्योंकि इजराइल अपने आप को मानता है कि बहुत ताकतवर देश, अमेरिका भी उसके साथ है। तो इजराइल ने अभी खबर ये आ रही है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक गाजा पट्टी पे जो है तैयार कर दिए गए। हालांकि बदले में जब हमास के हमले के बाद जब वो जागे तो उन्होंने भी हमला किया, और फिलिस्तीन में गोले दागे, तमाम हमले किए, और उसमें भी सैकड़ों लोग मारे गए हैं, हजारों लोग घायल हुए, और उसमें आम नागरिक भी है। दुखद पक्ष ये हो जाता है कि आम नागरिक भी उसमें मारे जाते हैं। और अब जो है पूरी दुनिया में ये हलचल मच गई है, लग रहा है इसे वार हो ही के रहेगा, क्योंकि अमेरिका ने स्टैंड ले लिया है, रूस ने अपना स्टैंड ले लिया है, और जो जो पश्चिम के देश है, हालांकि रूस ने कहा है कि अगर आप उनके साथ हो, इजराइल के साथ हो, तो हम फिलिस्तीन के साथ आ जाएंगे। तो ये बात भी आई है। और जहां तक भारत का ताल्लुक है, तो भारत जो है हालांकि शुरू से वो फिलिस्तीन का समर्थक रहा, लेकिन मोदी जी जो है इजराइल को ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इजराइल ने सपोर्ट किया है करगिल युद्ध में। ये अपनी बात बिल्कुल सही है, उसके अलावा पहले भी सपोर्ट किया इजराइल ने। लेकिन भारत की जो नीति रहती है, वो नीति रहती है कि हम मानवता की बात करेंगे, हम झगड़े की बात नहीं करेंगे, झगड़ा निपटाया कैसे जाए, हम इसकी बात करेंगे, हम किसी युद्ध के पक्षधर नहीं। तो आगे क्या होना है, क्या अलग अलग देश, चूंकि अरब और इजराइल दोनों आमने सामने जब हो जाएगा, तो उसका परिणाम जो है सहज नहीं होगा, भयानक होगा, और दुनिया के सामने एक युद्ध की स्थिति खड़ी हो सकती है। हालांकि ऐसा न हो तो क्या संभावना, क्या आशंका है, क्या हो सकता है, क्यों ऐसा अचानक हुआ, उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ जो है प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी है। सर नमस्कार। 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 और आप सर थोड़ा सा झुका लीजिए कैमरा। और आप जानते हैं कि जगदीश्वर चतुर्वेदी सर बेहद विद्वान व्यक्ति हैं, छात्र राजनीति में रहे, जेएनयू के अध्यक्ष रहे, छात्र संघ के, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, 75 से ज्यादा किताबें लिखी है, और देश दुनिया की बड़ी गहरी समझ है। मतलब मैं उनको सुनता हूँ तो सुनता रह जाता हूँ, इसलिए कई बार देखते हैं कि एपिसोड लंबा हो जाता है, लेकिन उसको छोटे टुकड़े करके भी हम डालते हैं। तो हम करते क्या है कि हम सवाल एक कर देते हैं अपनी जिज्ञासा, बस हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे उस मामले में नहीं है विदेशों के मामले, लेकिन एक मेरे मन में सवाल उठता है एक जर्नलिस्ट होने के नाते, और वो सवाल जो है सर के सामने उछाल देते हैं, और सर फिर उसका जवाब देते हैं, फिर मुझे उससे सवाल मिलता है। तो सर पहले तो मैं यही आपसे सवाल करूं, ये जो अचानक हमला हुआ, इसके पीछे क्या रणनीति है, और क्या आगे इसका रिजल्ट आने वाला है? धनंजय जी, पहली समस्या तो यह है कि ये जो हमास ने जो हमला किया, जिसे कहा जा रहा है मीडिया के जरिए, ये झूठ कहा जा रहा है। मैं बहुत ही ब्लेटेंटली, मैं सीधे कहना चाहता हूं, ये झूठ कहा जा रहा है। गाजा पट्टी का इलाका, जो कि तकरीबन 42 किलोमीटर का इलाका है, वो पूरा का पूरा इलाका जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं, उन 20 लाख लोगों को पिछले लंबे समय से एक तरह से बंधक बनाया हुआ है इजराइल ने। ये मेरी राय नहीं है, ये मेरी राय नहीं है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल ने जो डेलीगेशन भेजा था जांच के लिए गाजा पट्टी में, उस काउंसिल के मेंबर ने
जो टीम गई थी उसका जो चीफ थे उनका नाम था फ्रांसिस्का अल्वांसे। फ्रांसिस्का अल्वांसे ने जो ह्यूमन राइट्स कमीशन काउंसिल की मीटिंग में जो रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में यह बात साफ तौर पर लिखी गई है कि इजराइल ने गाजा पट्टी के इलाके को खुले जेल खाने में तब्दील कर दिया है। दुनिया के लोग नहीं जानते इस बात को कि गाजा पट्टी किसका इलाका है। गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों का इलाका है। इजराइल ने उस इलाके पर कब्जा ही नहीं किया हुआ है। वहां के प्रशासन को, जो कि प्रशासन किसका है? प्रशासन कहने के लिए फिलिस्तीनियों का है, लेकिन एक्चुअल प्रशासन जो है वो इजराइल का है। वहां कोई भी व्यक्ति एंट्री नहीं कर सकता गाजा में। गाजा के चारों तरफ से घेराबंदी की गई है और गाजा के अंदर 240 से अधिक अवैध कॉलोनी बसाई गए हैं, जहां पर के माइग्रेटेड इजरायली इलाके बसाए गए, यहूदी बसाए गए। और जो माइग्रेटेड यहूदी बसाए गए हैं वे सारे के सारे फैनेटिक और फासिस्ट हैं, और उनका एक ही काम है। चिंता यह है जिसको के कायदे से अप्रिशिएट किया जाना चाहिए, लेकिन जैसा कि होता है कि जो इजराइल का जो नेतन्याहू जो प्रशासन है, जो कि एकदम फासिस्ट प्रशासन है। आप यहां से सोचिए कि 20 लाख लोग पिछले कई साल से ओपन जेल खाने में रह रहे हो। वहां पानी आएगा कि नहीं आएगा, बिजली आएगी कि नहीं आएगी, स्कूल खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, न्यायालय खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, लोगों को क्या दंड दिया जाएगा, सारी चीजें इजराइल तय करता है। यहां तक कि यूएन के जो ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर्स थे उनको फिलिस्तीनी प्रशासन के लोगों से मिलने नहीं दिया गया, फिलिस्तीनी जनता के इंटरव्यू नहीं करने दिए गए, उनको गाजा पट्टी में एंट्री नहीं दी गई। 20 लाख जनता की, 20 लाख लोगों की, फिलिस्तीनियों की अहरनिश निगरानी हो रही थी। और अहरनिश निगरानी के बाद इनके लिए चिंता की बात यह थी हमास ने कैसे रिटालिएट किया और हमला किया। 20 लाख लोगों की 24 घंटे राडार के जरिए, 24 घंटे ये जो क्या कहते हैं ड्रोन के जरिए और दूसरी चीजों के जरिए निगरानी, और हर चप्पे चप्पे पे पुलिस इजराइल की। इसके बाद ये इजराइल में जो अभी के ऊपर जो हमला हुआ, ये इसे कहते हैं वो अपराइजिंग, एक गाजा की जनता का विद्रोह। और ये गाजा की जनता का विद्रोह, 20 लाख लोगों को आप जेल खाने में तब्दील कर दें, वो लोग बगावत करेंगे कि नहीं करेंगे? वो देश उनका है। इजराइल ने अवैध रूप से उस पर कब्जा किया हुआ, और ये मेरी राय नहीं है, ये यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव हैं। अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्ताव इंप्लीमेंट ही नहीं हुए। इजराइल ने गाजा पट्टी पर से अपने कब्जे को छोड़ा ही नहीं, और सारी दुनिया को बार बार यह बताया जा रहा है कि नहीं, हमास ने इजराइल पर हमला किया है। यह बुनियादी तौर पर फैक्चुअली गलत है, क्योंकि 20 लाख लोग पिछले कई साल से, और ये जो रिपोर्ट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, यह रिपोर्ट इसी साल जुलाई के अंत में यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसमें बाकायदा जांच रिपोर्ट पेश की गई। और उस जांच रिपोर्ट में यह जो बात कही गई कि एक तरह से पूरा का पूरा इलाका गाजा पट्टी का, जिसमें 20 लाख लोग रहते हैं, वो खुले जेल घर में तब्दील कर दिया गया, और तरह तरह की यातनाएं दी जा रही हैं। हम लोग कहते हैं इजरायली मॉडल। मैंने एक जमाने में लिखा भी था कि हिंदुस्तान में कोशिश कर रहे हैं लोग इजरायली मॉडल इंप्लीमेंट करने की, लेकिन वो सफल नहीं होंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, इजराइल नहीं, ये फिलिस्तीन नहीं है। चारों तरफ से घेर लो लोगों को, चारों तरफ से घेर के लोगों को दमन, उत्पीड़न, बेवजह यंत्रणाएं। मैं उस रिपोर्ट के कुछ अंश बताना चाहता हूं लोगों को जानकारी के लिए, और मैं आज चाहूंगा कि आज की एक अंश इस रिपोर्ट पर ही केंद्रित रहे, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फैक्चुअल बात होनी चाहिए। मुसीबत क्या हो गई है कि अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन कर दिया है। मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि प्रधानमंत्री अपना समर्थन वापस लें। 2010 में 9 में ये झगड़े हुए थे दोबारा एक बड़े पैमाने पर। उस समय हमने लिखा था, तब भी लिखा था, लेकिन उस समय मनमोहन सिंह की सरकार की थी 10 में। तो मनमोहन सिंह की सरकार ने कम से कम एक काम किया था कि उन्होंने इजराइल का पक्ष नहीं लिया था। फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं बोले थे वो, लेकिन उन्होंने इजराइल का पक्ष नहीं लिया था, वो न्यूट्रल रहे थे। नरेंद्र मोदी को कम से कम ये इतनी
मानवता का प्रदर्शन करना चाहिए, उन्हें इजराइल का पक्ष नहीं लेना चाहिए। इजराइल की सरकार बर्बर फासिस्ट सरकार है और ये चीज अनडिस्प्यूटेड है। यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल के दर्जनों प्रस्ताव हैं जो कि इजराइल के एक्शन को कंडेम करते हुए और इजराइल के अवैध ऑक्यूपेशन को, जो उनके इलाके पर अवैध कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, वेस्ट बैंक में, गाजा में, दक्षिणी यरूशलेम में, ये जो कब्जा किया हुआ है, इस कब्जे से कैसे फिलिस्तीनियों को मुक्ति मिले, ये बुनियादी चिंता है। सर एक हम सब लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। मैं जो चीज मैं आपसे साझा करना चाहता हूं ये कि इजराइल के बेजाविज फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना को भारत सहित 130 से अधिक देशों ने मान्यता दी है। हम कभी पलट के देखना नहीं चाहते कि आखिर वहां फिलिस्तीनी जनता और उसके दुख क्या हैं। मैं एक बहुत बुनियादी चीज शेयर कर रहा हूं आपसे। आप ये जान लीजिए, मिडिल ईस्ट में जो सबसे बड़ा क्राइसिस पॉइंट था, जहां से मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया क्राइसिस में, वो है फिलिस्तीन। आप फिलिस्तीन की समस्या को सुलझा दिए, पूरे मिडिल ईस्ट का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया के आसपास के देशों का, सब कॉन्टिनेंट का, जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसका सैन्य संकट खत्म हो जाएगा, आर्थिक संकट खत्म हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ये दोनों नहीं चाहते कि जो यूनाइटेड नेशन के, हम ये नहीं कह रहे कि हमारी कोई बात मानी जाए। यूनाइटेड नेशन और सिक्योरिटी काउंसिल ने जो प्रस्ताव यूनानिमसली पास किए, वे प्रस्ताव तत्काल लागू किए जाने चाहिए। उन प्रस्तावों से एक प्रस्ताव यह है कि जो अवैध कब्जे करके अवैध कॉलोनीज बसाई गई हैं फिलिस्तीनियों की जमीन पर, गाजा पट्टी में, वेस्ट बैंक में और जेरूशलेम के इलाके में, वे तमाम अवैध बस्तियां हटाई जाएं और वे तमाम यहूदी जो वहां बसाए गए उनको वापस इजराइल भेजा जाए। ये यूनाइटेड नेशन का प्रस्ताव है, ये कॉमन फैसला है उनका, ये सिक्योरिटी काउंसिल का फैसला है। ये दिक्कत यहां हो रही है कि अब लोग सिक्योरिटी काउंसिल की बात नहीं मानना चाहते, यूनाइटेड नेशन की बात नहीं मानना चाहते, तो आप सारी दुनिया को कंट्रोल कैसे करेंगे? अमेरिका जो चाहेगा करेगा, इजराइल जो चाहेगा करेगा, तो फिर तो बाहर दुनिया में कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो सारी दुनिया में अगर हम शांति चाहते हैं, होना ये क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि जब जुलाई में इस साल जब मानवाधिकार काउंसिल में रिपोर्ट पेश की गई, तो उस रिपोर्ट को कायदे से अमेरिका और इजराइल दोनों को मिलकर स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। जाहिर है, जो जनता दमन में रह रही हो, क्या वो जनता अपने लिए मुक्ति की कामना नहीं करेगी? जरूर करेगी। और फिलिस्तीनी लोग साधारण लोग नहीं है। महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे, आप जान लीजिए, 48 में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा था कि फिलिस्तीनियों को उनका अपना राष्ट्र और राज्य मिलना चाहिए। आज अगर हम इजराइल के साथ खड़े होते हैं तो महात्मा गांधी के जो कथन है उसके साथ गद्दारी कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान की संसद ने कई बार प्रस्ताव पास किए हैं लोकसभा और राज्यसभा में फिलिस्तीनी कॉज के समर्थन में। सेकंड चीज, आज भी जो फिलिस्तीनी प्रशासन है उसकी देखभाल के लिए, उसके खर्चे के लिए एक रकम भारत सरकार देती है। सर एक और बात करना चाह रहे हैं, सर एक इंसर्ट कर रहे हैं खाली। एक मैं भाषण सुन रहा था, अभी बड़ा वायरल है इनका, जब विदेश मंत्री थे जनता पार्टी के समय में अटल बिहारी वाजपेयी, उनका 1-1.5 मिनट का एक क्लिप जो है घूम रहा है, उसमें भी यही बात कही जो आप कह रहे हैं। महात्मा गांधी की बात, उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीन के साथ न्याय होना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने की है। जी नहीं, अभी जो क्राइसिस है वो एकदम अलग किस्म का क्राइसिस है। वो क्यों है जरूरी है, मैं आपसे रखूंगा। मैं जी, जो उसने रिपोर्ट में कहा है, मतलब फ्रांसिस्का अल्वांसे ने, उसने कहा है कि छोटे छोटे क्राइम, जाहिर है, कहीं कोई किसी ने कोई गमछा लेके भाग गया, कोई दुपट्टा लेके भाग गया, कहीं कोई चोरी छोटी सी हुई, छोटे छोटे अपराधों में फिलिस्तीनियों को पकड़ के बंद किया जा रहा है, यातनाएं दी जा रही हैं, जैसे हमारे यहां हो रहा है ना। छोटे छोटे अपराध में पकड़ के किसी के घर बुलडोजर भेज दो, किसी के घर जो है आप यूएपीए भेज दो। छोटे छोटे अपराधों पर फिलिस्तीनियों की गिरफ्तारी हो रही है। कितनी संख्या में गिरफ्तारी हुई है, सुन के जान के आश्चर्य होगा आपको। 8 लाख लोग अभी बंदी घरों में बंद हैं। 8 लाख की संख्या कोई सामान्य संख्या नहीं है फिलिस्तीन जैसे छोटे से देश के लिए।
एक और चीज, पिछले ये इसी साल जुलाई से, अभी अक्टूबर चल रहा है, जुलाई से जून के लास्ट वीक से इजराइल के अंदर जो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं उनके घरों पर, वेस्ट बैंक में और गाजा पट्टी में कॉन्स्टेंटली उन गिरोहों के हमले हुए हैं जिन गिरोहों को हम फासिस्ट गिरोह के नाम से जानते हैं, जिन गिरोहों के नेतन्याहू की सरकार के साथ में पॉलिटिकल रिलेशन है। क्यों हमले हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, कहीं कुछ नहीं, चुपचाप सोए हुए घर में अचानक आए, आग लगा दी, चुपचाप सोए हुए घर में उठाए और उठा के ले गए किसी को भी। आप सोच सकते हैं 12-12 वर्ष के बच्चों को उठा के उन्होंने अपराध में बंद किया है। अपराध की पराकाष्ठा बता रहा हूं मैं आपको। ये जो तमाम हिंदुस्तान में लोग जो अभी खासतौर पर वे लोग जो कि नरेंद्र मोदी के फैन हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के फैन रहें लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जानें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सारी जगहों पर यह धारणा रही है और सब लोग जानते हैं कि फिलिस्तीनियों के अधिकारों के उल्लंघन के लिए और उनकी स्वतंत्रता को और उनकी लिबर्टी को छीनने में, उनके ह्यूमन राइट्स को वायलेट करने में इजराइल की बहुत ही बर्बर भूमिका रही है। अनफॉर्चुनेटली ये जो अभी जो फेज शुरू हुआ है, इस फेज को वो लोग कहते हैं गाजा अपराइजिंग। और ये जो गाजा अपराइजिंग है, इस गाजा अपराइजिंग की जरूरत क्यों है? इसमें पहली चीज तो जो कि थोड़ी बहुत आई है मीडिया में, आप सोचिए कि जो 20 लाख पॉपुलेशन है, उस 20 लाख में से अचानक बम कहां से आए? इतने हमलावर लोग कहां से आए जी? इतने हमलावर लोग कहां से आए कि वो पूरे के पूरे इजराइल पर हमला कर दे? ये एग्जिजरेशन है। क्यों एग्जिजरेशन है? इसकी तरफ मैं ध्यान खींचना चाहता हूं आपका। ये झूठ है, इसके पीछे एक षड्यंत्र है, योजना है जो काम कर रही है। इजराइल चाहता यह है कि जो गाजा पट्टी से फिलिस्तीनी भागे नहीं है, उनको किसी तरह से या तो मार दिया जाए, मैसेकर किया जाए, या उन्हें वहां से बेदखल किया जाए, जिससे कि पूरे गाजा पट्टी को एकदम साफ करके अपने कब्जे में लें। मॉडल क्या है उनका? मॉडल ये जो फ्रांसिस्का अल्वांसे ने रिपोर्ट दी है, उसमें उसने कहा है कि उनकी प्लानिंग है, उनके मॉडल का हिस्सा यह है कि अभी यह है कि गाजा पट्टी का इलाका वो करीब 42-45 किलोमीटर के बीच में फैला हुआ है। इजराइल चाहता है उसे सिकोड़ के 12 किलोमीटर में कर दिया जाए। याद कीजिए, खाली अब मैं संकेत भर कह रहा हूं कि आपके हिंदुस्तान में कैसे एक स्टेट कोलैप्स किया और कैसे डिवीजन किए गए। इजरायली मॉडल वो कैसे पूरे के पूरे सिस्टम को, जो सिस्टम वेल डिफाइंड सिस्टम था फिलिस्तीनियों का, उनके नेशन की पूरी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड थी, वह यूनाइटेड नेशन के हर लेवल पर इंडोर्स की गई। वो पूरी की पूरी ज्योग्राफी को, पूरे के पूरे शहर की बाउंड्रीज को वे बदलना चाहते हैं, और उसमें दो ही उनके तरीके हैं उनके पास में, या तो जनता को मार दिया जाए और या जनता को बेदखल किया जाए, शरणार्थी बना दिया जाए। और इस मामले में यह पहले जरूरी है कि आप पहले हल्ला कीजिए, हम पे हमला हुआ और फिर हल्ला कीजिए, अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं और हम युद्ध के लिए जा रहे हैं। तो क्या स्थिति है अभी स्थिति यह है, और यह अभी तो अखबार में आ रही है, इस साल जून से गाजा पट्टी में इलेक्ट्रिसिटी और पानी इनकी सप्लाई बंद है। 20 लाख लोग मैसेकर के लिए तैयार हैं। और अभी जो बमबारी की है, हमास के लोगों ने जो बमबारी किया है, उसमें कहीं किसी इजराइल के स्कूल पर बमबारी नहीं की गई है, हॉस्पिटल पर बमबारी नहीं की गई है। आज स्थिति है कि जो बमबारी की है इजराइल ने युद्ध की घोषणा के बाद, उस बमबारी में तमाम आबादी उसकी गिरफ्त में आई है, और तमाम स्कूल उसकी गिरफ्त में आए हैं, हॉस्पिटल उसकी गिरफ्त में आए हैं, और बड़े पैमाने पर सड़क और आबादी के इलाकों में रिहायशी बिल्डिंगों को तोड़ दिया गया है। और मजेदार बात यह, जो कि बेल प्लांट इजराइल है, वो इजराइल ने घोषणा की और अमेरिका ने तत्काल $50 बिलियन के एयरक्राफ्ट के पैकेज की घोषणा कर दी कि हम भेज रहे हैं। और अभी इस समय जिस समय आपसे बात कर रहा हूं, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाके पर पिछले 3 दिन से लगातार अमेरिकी बम बरसक विमान सिर्फ दौड़ रहे हैं, शक्ति का प्रदर्शन चल रहा है। इसलिए एक निरीह जनता जिसके पास में पत्थर के अलावा कोई और चीज नहीं है। ये सच है कि हमास के लोग बड़े मिलिटेंट हैं, लेकिन सवाल यह कि वहां तो फतेह के लोग थे पहले,
जो अभी वह प्रशासन चला रहे हैं, फतह के लोगों को तो बिल्कुल गुलाम बना के रख दिया है उन्होंने। आज स्थिति है कि जो वहां प्रशासन चलाते हैं, फिलिस्तीनी प्रशासन के जो कर्ता धर्ता है, राष्ट्रपति हैं, उनका काम एकमात्र यह है कि वो इजराइल के लोग जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। तो जनता कब तक इस गुलामी में रहेगी? जो लिबरल लोग थे, जो कि फिलिस्तीन के जो यासिर अराफात थे, उस यासिर अराफात का दल जो लिबरल दल माना जाता था, उस लिबरल दल को तो आपने गुलाम दल में कन्वर्ट कर दिया। तो जाहिर है कि वहां मिलिटेंट के लिए आपने खुला स्पेस छोड़ दिया। एक जमाने में यह हमास था जिसकी सीआईए मदद करता था। हमास को खड़ा किया था सीआईए ने। हो सकता है कि इसमें भी कोई प्लान हो ऐसा, आई डोंट नो, लेकिन हमास के निर्माण में सीआईए की भूमिका थी। लेकिन यह उम्मीद नहीं थी इनको कि हमास जो है वो इतना देशभक्ति दिखाएगा। ये उम्मीद नहीं थी हमास के लोग जो है गाजा में इलेक्शन जीत जाएंगे। ये उम्मीद नहीं थी। और ये उम्मीद उनकी जब, अच्छा, और एक और है, लोग तो समझ रहे होंगे कि हमास के लोग जो है खाली बम चला रहे होंगे और हमले कर रहे होंगे। हमास के लोग स्कूल चलाते हैं, हमास के लोग कॉलेज चलाते हैं, हमास के लोग हॉस्पिटल चलाते हैं और तमाम वेलफेयर के काम भी करते हैं। हमास के लोग खाली बम नहीं चलाते। और बम क्यों चला रहे हैं? आतंकवादी संगठन, वो कहते तो आतंकवादी संगठन है। जी, आतंकवादी संगठन है तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं? तुमने उसके खिलाफ में एक्शन क्यों नहीं लिया? अमेरिका ने क्यों उसकी मदद की? कई बार क्या होता है कि आप, जैसे था ना विकीलीक का जैसे फाउंडर था जूलियस असांचे, वो कहने के लिए अमेरिका की ग्रुप में था, अमेरिका के एजेंट की तरह काम कर रहा था और कम्युनिस्टों को एक्सपोज कर रहा था। लेकिन एक स्टेज ऐसी आई, उसने सारी इराक की और अफगानिस्तान की 3.5 लाख फाइल विकीलीक की में डिक्लेयर कर दिया और एक्सपोज कर दिया। अमेरिका के सारा का सारा प्रोपेगेंडा जो मीडिया के जरिए 700 मीडिया घराने अमेरिका का प्रोपेगेंडा कर रहे थे, अमेरिका अत्याचार नहीं कर रहा इराक में, वो सारा का सारा प्रोपेगेंडा ध्वस्त कर दिया। किसने? उन्हीं के एजेंट ने। किसने? जूलियस असांचे के असिस्टेंट ने, स्लोबदान ने। मैं ये क्यों ये बात कह रहा हूं? कई बार होता है कि आप जिसको तैयार कर रहे हैं, जिस मंशा से, जरूरी नहीं है कि वो उस मंशा के लिए काम करे, वो आपके अगेंस्ट भी हो सकता है। आज हमास की स्थिति यह है कि हमास के पास में कहां से रिसोर्स आ रहे हैं, ये चीज सोचने की हमें। मीडिया में कहा जा रहा है ईरान हेल्प कर रहा है, मीडिया में कहा जा रहा है ईरान हेल्प कर रहा है। मैं कह रहा हूं ठीक है ईरान कर रहा है, लेकिन इलाके की नाकेबंदी तो इजराइल ने की हुई है। चप्पे चप्पे पर, जैसे कश्मीर में पुलिस, पीएसी, आर्मी, बीएसएफ, सेना सब लगी हुई है। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के चप्पे चप्पे पर इजरायली सेना लगी हुई है। ये झूठ बोल रहे हैं नेतन्याहू कि वो अभी 1 लाख सैनिक उतार, अरे वहां ऑलरेडी जो सैनिक हैं, सवाल ये वो कर क्या रहे थे? वो कर क्या रहे थे? ये इतनी रसद आई कहां से? मेरी चिंता यह है कि हो सकता है कि इसमें कोई डबल डील हो। हम हमलावर होंगे, तुम रिप्रेशन करना, तो फिलिस्तीनियों का मासेकर होगा, साफ हो जाएगा मामला, तुम्हारे लिए जमीन तैयार हो जाएगी। ये भी हो सकता है। मैं इस पॉसिबिलिटीज को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि फिलिस्तीन की जनता बंदी की तरह जीवन जी रही है, वहां एक स्वतंत्र नागरिक की तरह जीवन नहीं जी रही। तो दुनिया के देश क्या कर रहे हैं? दुनिया के बाकी देश क्या कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत मजेदार बात है। सवाल ये भी है सर कि यूनाइटेड स्टेट, जब यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं तो उसमें तो 5 लोग हैं मेंबर, उसमें चीन भी है, उसमें रसिया भी है, ये लोग क्या कर रहे हैं? इनकी स्थिति यह है कि अब ये लोग अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। पहले एक था कि अरब के देश जो है वो इनकी मदद करते थे, लेकिन पिछले 20 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे जो चीज निकल के आई है कि अरब के देशों में जो नया जो बुर्जुआजी पैदा हुआ है, उसका एक गहरा संबंध अमेरिका के साथ विकसित हुआ है। तो अब अरब के देशों में जो शासनाध्यक्ष है, उनकी रुचि फिलिस्तीन में नहीं है, उनकी रुचि है इजराइल में, उनकी रुचि है अमेरिका में। इसने क्या किया कि फिलिस्तीनियों को एकदम असहाय छोड़ दिया है। एक जमाने में, क्यों ये बात कह रहा हूं, एक जमाने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट सबसे बड़ी ताकत था फिलिस्तीनियों की। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के इररिलेवेंट होने के बाद फिलिस्तीनियों की विश्व स्तर पर जो धाक थी, उनके पास में जो पॉलिटिकल सपोर्ट था, वो लगातार घटता गया। और भारत नरसिम्हा राव के टाइम में जिस तरह से इजराइल के करीब आया, उसने
फिलिस्तीनियों को बहुत क्षति पहुंचाई। और वो सिलसिला जारी है, आज वो क्लाइमैक्स पर है। आज पीएम खुल के कह रहे हैं हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन ये पॉलिसी इजराइल के साथ दोस्ती की पहली पॉलिसी यात्रा तो करने वाले नरसिम्हा राव के पीएम जमाने में पहली यात्रा करने नहीं। वाले पीएम भी तो है ये। जी। तो अब ये जो सारी की सारी चीजें हैं, इन चीजों का हमें एक तोड़ तो निकालना पड़ेगा। मेरी चिंता हमास नहीं है, मेरी चिंता फिलिस्तीन की जनता है और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता और संप्रभुता है। भारत सरकार इसके लिए कटिबद्ध है। भारत सरकार को यह इंश्योर करना होगा अपने तमाम राजनीतिक प्रयत्नों से कि वहां शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित होने के साथ वहां पर फिलिस्तीनी जनता के हितों की रक्षा हो। हमास के हितों की रक्षा की हम बात नहीं कर रहे। एक साधारण सी बात है कि वहां पिछले जो 67 के बाद जो इलाके अभी इजराइल के कब्जे में चले गए, उन इलाकों में अब तक 2500 जो है ऑर्डिनेंस इजराइल ने जारी किए हैं। इजराइल ने, अब वहां आप एक हॉस्पिटल में सुई भी लगवाएंगे ना तो बिना इजराइल की परमिशन के नहीं लग सकती है। एजुकेशन, मेडिकल, हर लेवल पर कहने के लिए फिलिस्तीन एक स्वतंत्र राष्ट्र है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? इजराइल। और इजराइल ने क्या किया है? इजराइल ने, जिसे कहेंगे, लोग लिख रहे हैं इसे, मैं अपनी बात नहीं कहूंगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को पढ़े। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो लिखा है वो दुनिया का सबसे फेमस अखबार है, उसका एडिटोरियल लिखा है और बहुत शानदार एडिटोरियल लिखा है वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। और उसने आलोचना किया इजराइल के तरीके की और पश्चिमी देशों के तरीके की, कि होना यह चाहिए था कि हम पीस स्थापित करने की अपील करते। तो जो बाइडेन ने, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बजाय इसके कि पीस, शांति स्थापित करने की अपील करने की बजाय सीधे युद्ध का समर्थन करने की अपील जारी कर दी। और ये तो अद्भुत चीज है। अमेरिका सीधे, बिना सोचे, बिना ये जाने, जबकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इजराइल के बारे में, इजराइल की गतिविधियों के बारे में अमेरिका सबसे ज्यादा जानकारी रखता है। एक अन्य चीज है जो कि इसमें काम कर रही है, वो ये कि हम पूछना चाहते हैं कि 16 साल से इजराइल का गाजा पट्टी पर कब्जा है, और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट, जिसका कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया, उसमें यह साफ कहा गया ये खुला जेल घर है। तो 16 साल से जो जनता यातना झेल रही है, क्या उसे अपनी यातना से मुक्त होने का अधिकार है कि नहीं है? यह भूल जाइए कि वो हमास कैसा दल है, यह भूल जाइए उनके लिए कौन लोग लड़ रहे हैं। अगर या तो हम ये मान लें कि नहीं, जो 16 लाख लोग हैं, वो 20 लाख लोग हैं जो 16 साल से यातना झेल रहे हैं, वो यातना झेले। क्यों? मॉडल क्या है हमारा? मॉडल यह है कि जो लोग फासिज्म के खिलाफ में, और इजराइल के बारे में यह माना जाता है कि वो यहूदीवादी फासिस्ट हैं, यहूदीवादी फासिस्टों के खिलाफ में जो जनता लड़ रही है, क्या किया है उसके लिए? क्या नाम दिया है आपने? जो जनता फासिज्म के नियमों के खिलाफ लड़ती है उसके लिए नाम दिया गया टेररिस्ट जनता। फिलिस्तीन की जनता आतंकवादी जनता, कमाल है। और इजराइल की जनता, और इजराइल की छोड़ दीजिए, सारी दुनिया के 5000 जो यहूदी इंटेलेक्चुअल हैं, टॉप इंटेलेक्चुअल, वे लोग एक जमाने में जब 2010 में अपराइजिंग हुई थी तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ में बाकायदा बयान दिया था। इस बार भी 1500 जो इंटेलेक्चुअल उनके बयान आ चुके हैं। और ये मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे ये गर्व है कि मैं भारतीय हूं और भारत की जनता का फिलिस्तीनी जनता के साथ में गहरा संबंध है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात जानते हैं क्या है? फिलिस्तीन में अभी भी मेरी उम्र के अनेक लड़के ऐसे हैं जो कि मेरे दोस्त हैं, जो मेरे साथ पढ़े थे। उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों में था जो कि फिलिस्तीन के यासिर अराफात का पर्सनल सेक्रेटरी था, मेरे साथ पढ़ा है। मैं फिलिस्तीनियों को अपने करीब से जानता हूं। फिलिस्तीनी बेहद ज़हीन किस्म के लोग, बेहद ह्यूमन किस्म के लोग, और बहुत ही शानदार कल्चर्ड लोग। वे टेररिस्ट नहीं है, वे टेररिस्ट नहीं है। ये कहना कि नहीं फिलिस्तीनी तो टेररिस्ट हैं, ये तो वैसे ही होगा जैसे हम ये कहें सारे कश्मीरी टेररिस्ट हैं। नहीं, ये मॉडल
सर उसका जवाब सर दीजिए कि जो दुनिया के बाकी देश हैं वो क्यों इस पे नहीं उठा रहे हैं सवाल, क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? नहीं, वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि अभी क्या है कि अमेरिका के साथ में लोगों अपने हितों की टकराहट नहीं चाहते, कि यूक्रेन में ऑलरेडी पैर फंसे हुए हैं सबके। लेकिन एक बात मैं अनुमान कर रहा हूं, खाली मुझे भी डेवलपमेंट नहीं मालूम, दुनिया में फिलिस्तीनी जनता के पक्ष में समर्थन बढ़ेगा, क्योंकि जो लोग जानते हैं फिलिस्तीनियों को, जो लोग जानते हैं वहां की पॉलिटिक्स को, वे लोग असर्ट करेंगे, क्योंकि ये जी क्योंकि एक इसमें और सवाल बनता है सर, हाँ एक और सवाल बनता है सर, उसको ले लीजिए, फिर आप बोल दीजिएगा पूरा, फिर हम ये करेंगे कि जो जो जर्मनी का जो इतिहास है, जो हिटलर का इतिहास है, वो यहूदियों के खिलाफ है, और इतनी पीड़ा झेलने वाला व्यक्ति अगर इस लेवल पे फासिज्म करता है, जिसकी पीढ़ियों ने इतनी पीड़ा झेली, एक पीढ़ी ने, वो इस तरह की चीज करता है तो बड़ा शर्मनाक और बड़ा ही मतलब इनह्यूमन है कि क्या आप कहाँ मनुष्य रहे आप। नहीं उसका ऐसा है कि तो ये जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ सर, ये कैसे वहां से कहीं से कहीं चले? उसका एक बड़ा रीजन है बड़ी पूंजी। सारी दुनिया के जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं वो सब यहूदी हैं, और ये जो बड़ी पूंजी है जो कि मल्टीनेशनल पूंजी है जिसमें कि यहूदियों का वर्चस्व है, उस मल्टीनेशनल पूंजी का वर्चस्व ही नहीं है खाली, उसका बड़ा जो मीडिया है पूरी दुनिया का, उस पर भी यहूदियों का कब्जा है, हम ये भूले नहीं। फिल्म इंडस्ट्री है पूरी की पूरी दुनिया की, खासतौर पर हॉलीवुड, उस पर यहूदियों का कब्जा है। सारी दुनिया में जो टॉप इंटेलेक्चुअल में वो सब यहूदी हैं, उसमें एक बड़ा सेक्शन है जो कि सेक्युलर है, बड़ा सेक्शन है जो कि इनके खिलाफ है, इजराइल के खिलाफ है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 2010 में 5000 यहूदी टॉप इंटेलेक्चुअल्स ने विरोध किया था इजराइल का खुल के। ऐसा नहीं कि विरोध करने वाले लोग नहीं है, लेकिन ये जो एक जमाने में सबसे उत्पीड़ित थे, माइग्रेटेड थे, भिखारी थे यहूदी, आज वे सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इसका कारण है बड़ी पूंजी का खेल। बड़ी पूंजी जब इकट्ठी होती है तो वो अपने साथ में सिर्फ पूंजी ही नहीं लाती, बल्कि पूंजी के संबंध भी लाती है, पूंजी की राजनीति भी लाती है। और पूंजी की राजनीति बाई नेचर उसकी एक जैसे अर्थ जगत में उसकी विस्तारवादी प्रवृत्ति होती है, उसी तरह उसकी राजनीति में विस्तारवादी प्रवृत्ति होती है। और राजनीति में जब विस्तारवादी प्रवृत्ति होती है, जैसे हम लोग यहूदी विस्तारवाद कहते हैं, उस विस्तारवादी प्रवृत्ति का एक परिणाम ये होता है कि कांस्टेंट युद्ध लगे रहते हैं। यहूदियों के पास में जो पूंजी का संचयन बढ़ा, और अमेरिका में यहूदी लॉबी का जो वर्चस्व है उसे अगर आप देखें, और अमेरिका की पिछले 30 साल के अंदर आप घटनाएं देखें, अमेरिका, दुनिया में जितने युद्ध हुए हैं उसमें अमेरिका इन्वॉल्व है। बिना युद्ध के अमेरिका चल ही नहीं सकता। जितने युद्ध हुए सब यूरोप में हुए। आश्चर्य की बात है, यूरोप के देश उसमें शामिल है या फिर यूरोप में हो रहे हैं। अब ये लास्ट चल रहा है यूक्रेन में, कहां चल रहा है, कौन शामिल है उसमें? तीसरी दुनिया के देश शामिल नहीं है। इसलिए बड़ी पूंजी युद्ध के बिना जी नहीं सकती, क्योंकि बड़ी पूंजी का युद्ध के अस्त्र शस्त्र के निर्माण उद्योग में, जिसे हम लोग कहते हैं आर्म्स इंडस्ट्री, जो दुनिया का शस्त्र उद्योग है, वो यहूदी लॉबी का एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और ये जो यहूदी लॉबी है, ये यहूदी लॉबी सारी दुनिया में, अमेरिका से लेके भारत तक, सारी दुनिया में वो फंडामेंटलिस्टों को पैसे देती है। छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप जरा विज्ञापन उठा के देखिए। एक जमाने में जो हमारे यहाँ के जो हिंदुत्ववादी थे, उनके अमेरिका में जो शो हुए हैं, उनके विज्ञापन दाता कौन? सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने हिंदुत्ववादियों के शो के लिए, हिंदुत्ववादियों की पत्रिकाओं के लिए बड़े बड़े विज्ञापन दिए, सारी मल्टीनेशनल कंपनियों ने। कितना इनका वर्चस्व था भाई। ये तो अभी तो सरकार दबदबे वाली आई है, पहले तो दबदबा था इतना, लेकिन पैसे मिलते थे, सबसे ज्यादा पैसे मिलते थे। आप तो बॉम्बे में रहते हैं, माइकल जैक्सन किसका सबसे पसंदीदा गायक था? मैं नाम नहीं लेना चाहता। बाल ठाकरे। उनके गेस्ट। जी, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो जिसकी तरफ आप ध्यान खींच रहे हैं। वो ये कि ये जो बड़ी पूंजी है, मल्टीनेशनल पूंजी है, इस मल्टीनेशनल पूंजी में यहूदी लॉबी की हेजेमनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, वह लॉबी इजराइल के साथ है।
दूसरी चीज, उस लॉबी की दुनिया के मीडिया पर कंट्रोल है, तो वे जिस समय कोई चीज घटती है वो सारी दुनिया में फ्लैश की तरह जाती है। अब मैं जो चीज पढ़ रहा था, आपने जब कहा मुझसे कि आपको ये बोलना है, तो मैंने देखना शुरू किया, तो मुझे चौंक गया कि जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट की अखबारों में रिपोर्टिंग तक नहीं है। 16 साल से गाजा पट्टी में लोग, 20 लाख लोग बंदी जीवन जी रहे हैं। 20 लाख लोग एक ओपन जेल में रह रहे हैं। यह ह्यूमन राइट काउंसिल के वक्तव्य में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है। यह जो घटना हुई है, आज की डेट में हम सिर्फ यहां तक अपने को सीमित रखें कि यह एक तरह से फिलिस्तीनी जनता के द्वारा की गई एक तरह से बगावत है इजराइल के खिलाफ, कि हमारे यहां जो आपने अवैध कब्जे किए हुए हैं, आप यहां से जाइए। आपने जो यहां अवैध बस्तियां बसाई हैं और अवैध रूप से लाके जो आपने यहूदियों को बसाया है, उन्हें आप यहां से ले जाइए। हमें आपकी जरूरत नहीं है। फिलिस्तीन को फिलिस्तीन के हाल पर छोड़ दीजिए। और जितनी बंदिशें लगाई हैं फिलिस्तीनियों के ऊपर आवागमन पर, उनके यहां आप एंट्री नहीं कर सकते। एंट्री पॉइंट सब और तो और। गाजा पट्टी का हाल यह है, फिलिस्तीनियों के लिए सड़क अलग, यहूदियों के लिए सड़क अलग, फिलिस्तीनियों के लिए अस्पताल अलग, यहूदियों के लिए अस्पताल अलग, फिलिस्तीनियों के लिए घर की दीवारें अलग, यहूदियों की दीवारें अलग। ये तो भयानक भेदभाव है भाई। मैं तो कहना चाहूंगा नरेंद्र मोदी से कि वे जाके खुद गाजा पट्टी देखें। और ये जो भयावह चीज है, ये यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में हाईलाइट की गई है और दर्ज की गई है। सेग्रीगेशन नीचे के लेवल पर किस तरह से लागू किया गया है। पूरे के पूरे शहर में बाउंड्री वॉल बना दी गई है कि अब इस तरफ यहूदी रहेंगे और इस तरफ फिलिस्तीन रहेंगे। इस सड़क पर यहूदी निकलेंगे, इस तरफ पर यहूदी निकलेंगे, इस तरफ पर फिलिस्तीनी निकलेंगे। ऐसा विभाजन तो फिलिस्तीनियों में कभी नहीं था। यह चीज जिस देश ने दूसरे देश में पैदा कर दी, फिलिस्तीनियों का देश है वो, इजराइल का देश नहीं है। गाजा पट्टी फिलिस्तीनियों का है। ये जो अपराइजिंग है, ये जो विद्रोह है, इस विद्रोह में जो एक तरह से ज्वाला निकल रही है उनकी, उस ज्वाला के असल मर्म को समझने की जरूरत है। फिलिस्तीनी लोग सिर्फ एक मांग कर रहे हैं कि उनकी जमीन से इजराइल हमेशा के लिए जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए। और जो यूनाइटेड नेशंस के प्रस्ताव हैं, वे प्रस्ताव ईमानदारी से लागू किए जाए। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका और इजराइल, अब संयोग से भारत भी उसमें आ गया है। दुख की बात बताएं आपको, सारी दुनिया में सिर्फ 8 देश थे। अभी इस समय क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने भी एक समर्थन में प्रस्ताव जारी कर दिया इजराइल के। क्यों? क्योंकि वो यूक्रेन की वजह से जो अभी लामबंदी चल रही है, तो कोई अमेरिका का साथ छोड़ना नहीं चाहता। जी नहीं, आप ये तय मानिए, अगर ये मसला चलेगा तो यूक्रेन का मसला पीछे चला जाएगा। मैंने आपसे एक बात कही थी एक प्रोग्राम में, आपने ध्यान दिया कि नहीं दिया मैं नहीं जानता, लेकिन वो ऑन द रिकॉर्ड है। मैंने कहा था कि जो कॉरिडोर बन रहा है जिस पर के G20 की समिट में जो बात की जा रही है, इस कॉरिडोर का बहुत सीधे संबंध है इजराइल का पिछला गू बनाना। और ये बात नरेंद्र मोदी ने अपना बयान देकर सिद्ध कर दी। लेकिन जनता तो जनता है ना। जब जनता बगावत पर उतरती है तो सत्ता की चूल्हें हिलती हैं। अब वो कॉरिडोर नहीं बनने वाला। जी सर, अब वो कॉरिडोर नहीं बनने वाला। अब वो कॉरिडोर नहीं बनने वाला। हमास को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हमास ने एक मैसेज साफ दे दिया है, अगर हम चैन की नींद नहीं सो रहे हैं फिलिस्तीनी, तो इजराइल को भी सोने नहीं देंगे। और ये तय मानिए, आप ये तय मानिए, वो चाहे जितना मैसेकर करें, जितना मैसेकर करें, उतना तेज रिटालिएशन होगा और ये रिटालिएशन बढ़ेगा। हम फिलिस्तीनी जनता की स्वतंत्रता और संप्रभुता के पक्ष में हैं। ये भारत की जनता की यूनानिमस ओपिनियन थी और आज भी है। भारत की जनता कभी इजराइल का साथ नहीं दिया उसने, आज भी नहीं देगी। भारत की जनता की नजर में फिलिस्तीनी जनता और उसकी संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है।
और इजराइल के हमले फिलिस्तीनी जनता की संप्रभुता पर हमले हैं और वहां के जानो माल पर हमले हैं। 20 लाख लोग आज बिना पानी बिजली के और कहां शरण लिए हुए जानते हैं? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो स्कूल चलाए जा रहे हैं उन स्कूलों में जाके उन्होंने शरण दी है, तो उन पर वो बम नहीं फेंक रहे हो अभी फिलहाल। तो वो गारंटी नहीं है कि वो बम नहीं फेंके दोबारा अब आने वाले समय में, लेकिन अभी फिलहाल जहां एकमात्र सुरक्षित जगह वही है। ये बात ज्यादातर लोग नहीं समझ रहे कि आखिर वहां जनता किस कंडीशन में रहती है। सबको लगता है वही अय्याशी कर रहे होंगे। जी नहीं। एक और बात कहना चाहता हूं, वो जो लोग हर हर मोदी वाले हैं उनसे, फिलिस्तीनी मुसलमान नहीं होते भाई। ये भूल जाओ, वो मुसलमान नहीं है। ये सोच रहे हो कि हम एंटी मुस्लिम अपनी जो फीलिंग है उसकी वजह से, नहीं यार, वो मुसलमान है ही नहीं। वो बड़े जेंटलमैन किस्म के लोग हैं, अरब लोग हैं। मुसलमान तो इधर होते हैं, वहां तो अरब लोग होते हैं। इसलिए हम लोग जो इस पूरे क्राइसिस में, भारत के जो पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, वे थोड़ा विदेश नीति को पढ़ें। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो इजराइल के संदर्भ में जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, उन्हें पढ़ें। उनकी मदद होगी। दबाव डालें। मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा कि वो पीएम मोदी अपना स्टैंड बदलें, हर हालत में स्टैंड बदलें। भारत का रास्ता इजराइल होकर नहीं जाता। भारत का रास्ता भारत का रास्ता फिलिस्तीनी जनता की मुक्ति और आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ है। सर एक तो सवाल और लोकतांत्रिक देश है। जी सर, एक आखिरी सवाल मैं अभी करना चाह रहा हूँ फिलहाल कार्यक्रम के लिए, चूंकि 42 मिनट का हो गया है। मैं करना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी जो स्थिति है कब तक शांत होगा, क्या होगा, क्या होने जा रहा है, कुछ कयास लगाइए। नहीं, अभी शांत नहीं होगी, क्योंकि उसमें जो अभी अभी एक लक्ष्य है ना कि कैसे लोग मासेकर किया जाए। इजराइल का लक्ष्य कितने ज्यादा लोग मैं मार सकता हूं। तो दुनिया के आपको देश तो ये आंकड़ा मालूम है, आपको तो अखबार में ये आंकड़ा मालूम है कि इजराइल के 700 लोग मारे गए। आपको ये मालूम ही नहीं है कि फिलिस्तीन के कितने लोग मारे गए। फिलिस्तीन के लोगों की मृत्यु का आंकड़ा उससे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक क्यों नहीं रिपोर्ट किया गया? और अगर नहीं रिपोर्ट किया गया तो कम से कम एक चीज तो रिपोर्ट हो गई है अब जुलाई के लास्ट वीक में। ह्यूमन राइट काउंसिल जो यूनाइटेड नेशन की है, उसमें बाकायदा जांच दल ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। उस रिपोर्ट को ही पढ़ लो तो पता चलेगा इजराइल ने कितने अत्याचार किए हैं। और आखिरी चीज जो कि बहुत ही शर्मनाक है और चिंता की चीज है, ये जो नेतन्याहू प्रशासन है इजराइल में, ये तो सबसे करप्ट प्रशासन है। कौन नहीं जानता उसके बारे में? अदालतों के कई जजमेंट पड़े हुए हैं उनके खिलाफ। मोस्ट करप्ट प्राइम मिनिस्टर है पूरी दुनिया में वो। हम अपने देश के नेता को, नरेंद्र मोदी, कम से कम अभी तक उनके बारे में ये बात तो कह सकते हैं ना कि वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उनके खिलाफ में कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए। एक भ्रष्ट प्रधानमंत्री का समर्थन कैसे किया जा सकता है जो अपनी जनता के साथ में और अदालत में प्रूव किया जा चुका है, जिस पर जो घोषित तौर पर इजराइल के फासिस्ट गिरोहों के साथ में जिसने मिलकर इलेक्शन लड़े हैं, उसका कैसे समर्थन किया जा सकता है जो कि युद्ध की भाषा बोलता हो? भारत कभी भी युद्ध की भाषा बोलने वाले नेता का और सरकार का समर्थन नहीं करता। यह हमारी विदेश नीति का हिस्सा नहीं है। हमें इस दाव से बाहर निकलना चाहिए, जो दाव जो चला गया है अमेरिका के जरिए, कि अमेरिका ने घोषणा की। अरे अमेरिका घोषणा कर सकता है, यूरोपीय यूनियन घोषणा कर सकते, भारत नहीं घोषणा कर सकता। भारत हमेशा फिलिस्तीनियों के साथ रहा है, आगे भी रहेगा। नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी बातें की। और हम चाहेंगे कि इसके और पक्ष पे हम चाहेंगे कि एक एपिसोड आपके साथ किया जाए, ये फिलिस्तीन और इजराइल का जो कहाँ से कैसे शुरू हुआ, उसकी इतिहास क्या है, उस पर एक बात करेंगे।
1-2 दिन में जब आप समय देंगे तो फिलहाल के लिए आपका आभार। और Thank you. हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, ये मैंने कार्यक्रम इसलिए किया कि हमको जानना ज़रूरी है कि कहाँ, क्योंकि हम बेसिकली मानवतावादी कहलाते हैं। हम सब कहते हैं कि हमारे धर्म में जो है जीव हत्या पाप है। हम चींटी को भी दाना देते हैं, हम हाथी को भी खिलाते हैं, हम सब में ईश्वर का वास समझते हैं। तो जो इंसान है उनसे नफरत करना कितना खराब। और फ़लस्तीन के तो बिल्कुल सर ने सही कहा कि फ़लस्तीन के साथ जो है देश हमेशा खड़ा है। तो गांधी की बात हुई या वाजपेयी जी का मैं हाल में अभी सुना, पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी जी जो इजराइल गए। और बड़ी सारी कहानियां हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उन कहानियों को मैं आपके सामने लाऊं और समझिए कि क्या इजराइल और फिलिस्तीन का झगड़ा है। और इसमें हम अगर उनको मुसलमान समझ करके या उनके साथ खड़े हो जा रहे हैं जो उनको मार रहे हैं, तो दुर्भाग्य की बात है, जैसा कि सर ने भी कहा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया।